नमस्ते। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप किसी पार्टी के फॉलोअर या उसके सपोर्टर हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हाल ही में महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगर हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है तो वो सिर्फ एक पार्टी की वजह से नहीं है, हर पार्टी का बराबर से योगदान है और उन पार्टी के कुछ लीडर्स हमें इसका एहसास समय समय पर दिला देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह जब सरकार आपसे रूठ जाए या आपकी कोई बात सरकार को बुरी लग जाए तो सरकार किस हद तक जा सकती है आपकी आवाज़ को दबाने के लिए। सरकार जो है एजेंसियों का यूज़ करती है आपको सप्रेस करने के लिए। ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजेंसीज है कि गवर्नमेंट इन एजेंसियों का यूज़ करके आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच को सप्रेस करने की कोशिश करती है, ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक है। आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है क्योंकि ये बहुत चीज़ें सिस्टमेटिकली की जाती है, लेकिन टाइमिंग से आप इंटेंशंस का पता तो लगा ही सकते हैं। इससे होता क्या है, सोसाइटी में एक मैसेज जाता है कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलिए। लोग सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं कि अरे ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मैं इनमें नहीं पढ़ता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है सेल्फ सेंसरशिप, यानी कि लोग चीज़ें खुद से ही सेंसर करने लगते हैं कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, अरे ये इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपोजिशन की वैल्यू पता चलती है कि एक डेमोक्रेसी में एक अपोजिशन का होना कितना ज़रूरी है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं हो तो जो सरकारें हैं वो बेलगाम हो सकती है, उन पर जो है पावर का नशा इतना चढ़ सकता है कि आपकी आज़ादी को ही छीन लिया जाए, आप कुछ बोल ही ना पाओ। तो यहाँ पर हमें अपोजिशन की वैल्यू को समझना चाहिए। अगर मैं बात करूँ हिपोक्रेसी की तो हमें यहाँ पर हिपोक्रेसी तो भर भर के दोनों साइड से ही देखने मिलती है। यहाँ पर बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बीएमसी को चैलेंज दिए बाद में कि ये इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, या शिवसेना के ही ऑफिस जो है इलीगल है तो बीएमसी उन्हें जाकर तोड़े। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ही साथ में सरकार में थी, तो क्या तब बीजेपी को नहीं पता था कि ये जो सारे ऑफिस है वो इलीगल है, इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है? अब ही क्यों बीजेपी को याद आ रहा है कि इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है तो उन्हें तोड़ा जाए? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स दोनों साइड से खेली जा रही है, आप इस बात से मना नहीं कर सकते। अब बात करूँ करणी सेना की तो उसके बारे में क्या ही कहूँ। जब दीपिका पादुकोण को नाक काटने की धमकियां तक दी जा रही थी तब क्या वो महिला का अपमान नहीं था? तब क्या वो नारी शक्ति का अपमान नहीं था? तो ये हिपोक्रेसी हमें देखने मिलती है, जो कई लोग खड़े हो जाते हैं दोनों साइड में और वो उन्हीं को बस अंधा सपोर्ट करते हैं कि ये सही है ये सही है। इन चीज़ों में कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं होता, लेकिन हमें दोनों साइड को क्रिटिसाइज करना सीखना होगा। और जहाँ तक बात की जाए मीडिया की, से कंगना आ रही थी, किस तरह से भीड़ भड़का हो गया, सब लोगों ने अपने कैमरे निकाल लिए, वहीं से जो है रिपोर्टिंग शुरू कर दी और इसको लेकर डीजीसीए ने इंडिगो से रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा कि मीडिया कितना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो यहाँ पर कर रही है। क्या ये वही मीडिया हाउस है जो हमें कुछ महीनों पहले तक कोरोना पर ज्ञान दे रहे थे कि हमें यहाँ पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी ही बाहर निकलना चाहिए? तो ऐसा क्या ज़रूरी था कि कंगना के मुंबई तक आने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता? जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी वो बाइट लिया जा सकता था, नहीं, लेकिन फ़्लाइट में ही उन्हें ये सब करना था। तो इस पल पल की खबर से किसका फ़ायदा होता है? जो जर्नलिस्ट अपनी जान खतरे में डाल रहे, या मैं कहूँ जो पैसेंजर्स थे उस प्लेन में अगर, तो उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो इस पल पल की खबर से किसका फ़ायदा हो रहा है? अगर वो खबर हमें नहीं मिलेगी तो क्या देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? हमें सोचना चाहिए कि हमारा मीडिया जो है किस ओर जा रहा है, हमें क्या दिखा रहा है और हम क्या देख रहे हैं, कितने मुद्दे हमारे लिए उठाए जाते हैं। किसी को जस्टिस दिलाते दिलाते कहीं हमारे साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है? ये मीडिया कहीं एलिट क्लास का मीडिया तो नहीं बन जा रहा है कि बस उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेगा। और यहाँ पर बात करूँ इस इंसिडेंट की, तो इसके बाद डीजीसीए ने क्या किया? डीजीसीए ने कहा कि इस रूट पर फ्लाइट ही नहीं उड़ाएंगे, एयरलाइन से कहा। यानी कि किसी एक ने कुछ बोला तो पूरे शहर का आपने इंटरनेट बंद कर दिया। और आपको कुणाल कामरा का केस अगर याद हो तो वहाँ पर कुणाल कामरा ने जब हैकलिंग की थी तो उसे वहाँ पर एक ट्वीट के बाद धड़ाधड़ एयरलाइंस ने उसे बैन कर दिया था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है लॉ को लेकर कि जब एक तरफ तो आप एक ट्वीट पर एयरलाइंस उसे बैन कर देती है और दूसरी तरफ यहाँ पर एयरलाइंस को ही यहाँ पर
फ़्लाइट उड़ाने के लिए मना कर दिया जा रहा है कि इसमें कोई पायलट क्या करेगा अगर आपकी प्लेन में 20-30 लोग या इतने लोग जब आपकी बात नहीं सुने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड देखने मिलते हैं हमें। दूसरी ओर यहाँ पर शिवसेना की ओर से प्यार भरे खत लिखे गए केबल ऑपरेटर्स को कि आप रिपब्लिक भारत का प्रसारण रोक दीजिए, क्योंकि उनका जो रिपोर्टिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं शिवसेना के खिलाफ जा रहा था। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इमेजिन कीजिए यही चीज़ बीजेपी अगर एनडीटीवी के साथ करे तो तब आपका क्या रिएक्शन होगा, आप मुझे ज़रूर बताएं इसके बारे में। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि हाल ही में रिपब्लिक की रेटिंग को लेकर तो कहीं ना कहीं रेटिंग में सबसे आगे रिपब्लिक पहुँच चुका है, तो कहीं ना कहीं लोग उसे देख रहे हैं और उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसका दूसरा साइड भी देखना चाहिए कि उसकी भी एक ऑडियंस है जो इसे देख रही हो या इसे सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर प्रिविलेज मोशन की बात की गई कि कंगना और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए। तो इस प्रिविलेज मोशन क्या होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कहूँ तो जो हमारे एमपीज या एमएलएज हैं उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं और पार्लियामेंट ही जुडिशरी बन जाती है। इसको लेकर कई कंट्रोवर्सीज है कि यहाँ पर जो सज़ा है वो कहीं फिक्स नहीं है जैसे कि हमारे जुडिशरी में है। यहाँ पर आपको सज़ा हो सकती है जेल की या फिर आप पर फाइन लग सकता है, लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं है कि इतनी सज़ा होगी या इतना फाइन होगा। तो यहाँ पर इसके कोडिफिकेशन को लेकर भी यहाँ पर अलग डिबेट्स यहाँ पर चलती आ रही है। दूसरी ओर यहाँ पर बात की गई कि कंगना की जो लैंग्वेज थी उन्होंने तू करके कहा, तो उसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिस्पेक्टेड पोजीशन पर है, किसी सीएम या पीएम या कोई अन्य लीडर है, तो उसके खिलाफ हमें एटलीस्ट एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए और हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। और दूसरी ओर यहाँ पर कंगना पर एफआईआर की बात की गई क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है सीएम के प्रति ठीक नहीं थी। ज़रूर किसी को लैंग्वेज का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए कि कोई किसी सीएम पीएम या कोई किसी ऐसे पोजीशन पर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो एटलीस्ट हम एक डेकोरम मेंटेन कर सकते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखें। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि किसी न किसी को एंटी नेशनल कहा जा रहा है, किसी को संघी कहा जा रहा है, किसी को यहाँ पर पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है, किसी ने कोर्ट को कम्युनल कह दिया। तो क्या उन सब लोगों को यहाँ पर सज़ा होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है जो ध्यान भटकाने का हमारा कोशिश कर रही है? हमें ज़रा इसके बारे में सोचना। एक और चीज़ जो है महाराष्ट्र से ही हमें देखने मिली, जहाँ पर एक कार्टून शेयर करने के लिए एक एक्स नेवी ऑफिसर को मारा गया। ये बात से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो अंधभक्त है वो हर पार्टी में होते हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? मैं आपको वो कार्टून दिखाना चाहूँगा। इस कार्टून में ऐसा क्या ऑफेंसिव था कि किसी को इतनी बुरी तरीके से मारना चाहिए? दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, हम बोल देते हैं, हम कर देते हैं, लेकिन हमारे पास शायद उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है हमें कि कब को कोई आके आपको मार के चला जाए। ये पहली बार कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है कि जहाँ पर मारा गया, ये बहुत बार बहुत जगह हो चुके हैं। कई बार हमने देखा कि किसी को जेल में भी डाल दिया गया है। तो ऐसे हादसे कहीं ना कहीं होते आ रहे हैं और इस हिसाब से अगर लोग रिएक्ट करने लगे तो हर दूसरा आदमी हमें सड़क पर किसी भीड़ के हाथों मार खाते हुए दिखेगा। और मैं सारे मीमर्स से यहाँ कहना चाहूँगा कि अपने लिए वाई सिक्योरिटी की डिमांड वो कर ले, क्योंकि अगर इस पोस्ट के लिए आपको मारा जा सकता है तो आप जो मीम्स बनाते हो उसके लिए आपकी जान को भी खतरा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहाँ पर आप किसी पॉलिटिशियन का मॉक नहीं कर सकते या उसके कार्टून शेयर नहीं कर सकते? अक्सर हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पर ही कितने एनिमेटेड शोज हम देखते हैं पॉलिटिशियंस के। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं एज अ पार्टी वर्कर, तो आप किसी और लीडर का मजाक उड़ाए तो कोई आपके लीडर का भी मजाक उड़ाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंट होकर यहाँ पर उसको मारने लग जाए। आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो आपको टॉलरेंस की कैपेसिटी भी रखनी होगी। कोई आपके लीडर का मजाक उड़ाता है तो आपको उसको सहन करना भी सीखना होगा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन कई हद तक जो टॉलरेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
मैंने जो अभी बताया या जो पहले जो मैंने डिस्कस की चीज़ें, इन सारी चीज़ों में एक वर्ड यूज़ किया जाता है वॉट अबाउटरी, यानी कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव आपको दे दिया जाता है कि आपने मैंने जैसे कहा कि अरे शिवसेना ने ये किया है, तो उसके सपोर्टर बोलेंगे अरे बीजेपी ने भी तो ये किया है, कोई बोलेगा कांग्रेस ने भी ये किया है, कोई बोलेगा टीएमसी ने भी ये किया है। तो एक एंडलेस चेन है जो चलते जाती है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है। हम उसके बारे में बात करने में इतना ध्यान नहीं देते, हम एक दूसरे की गलतियां गिनाने लगते हैं। ये पोल खोल कंपटीशन जैसा कहीं ना कहीं बन जाता है, लेकिन हमें इस पर सीरियस डिबेट्स करनी चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सीरियस होकर बात करनी चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर हमने देखा कि एक भीड़ जो है पुलिस की मौजूदगी में किसी को मार रही है और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये आप देखोगे तो पालघर में भी कुछ ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने उन साधुओं को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अभी तक उनका जस्टिस तो हमें मिला नहीं है, ये दूसरा केस हमें देखने मिलता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये आरोपी था वो मर्डर करके उस गांव से भाग रहा था, जिसके बाद वो लोगों के हाथों में आ गया और पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर लोगों ने उसे बेरहमी से मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यहाँ पर हवा में फायरिंग भी की, लेकिन लोगों में कहीं भी डर नहीं है। ये लिंचिंग जो है कहीं ना कहीं रुक नहीं रही है। यहाँ पर सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि अगर पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, पुलिस के पास सारे इक्विपमेंट है, तो पुलिस उसे क्यों नहीं बचा पाई। अगर हम वहाँ पर जस्टिस की बात करते तो यहाँ पर हम क्यों नहीं करते। लेकिन शायद कुछ लोग कहेंगे कि अगर अरे उसने मर्डर करके भाग रहा था तो उसको तो मारना ही चाहिए। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भीड़ की कोई, जब भीड़ सड़कों पर इंसाफ करे तो उसकी कोई जगह नहीं है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। क्या फिर आप इसे तालिबान कहोगे कि आप सड़कों पर लोगों को न्याय देते फिर रहे हैं। हमने यहाँ पर जुडिशरी बनाई है और उसका काम है लोगों को जस्टिस देना। ऐसा नहीं कि लोग अपने आप से ही तय करने लग जाए कि अरे इसको ऐसी सज़ा दो, इसको मारो। तो ये कहाँ जा रहा है इंडिया और किस ओर हम जा रहे हैं एज अ नेशन। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर लोगों का भरोसा उनसे उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है। अगर हमारी जुडिशरी में कुछ कमियां हैं तो उसे कब दूर किया जाएगा। कब तक लोग बिना बेखौफ, कानून का खौफ उनमें नहीं रहेगा और लोगों को ऐसे ही सड़कों पर मारते रहेंगे। इसीलिए शायद लोग सपोर्ट करते हैं एनकाउंटर्स को, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं ना कहीं किसी निर्दोष की मौत भी हो जाए। तो हमें इन सिस्टम की कमियों को दूर करना होगा अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है। अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो हमें हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज करके उसे गलत बताना होगा। अगर हम सिर्फ पार्टी के फॉलोअर या उसके वर्कर की नज़रिए से देखेंगे तो हम शायद इस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देंगे। तो हमें एज अ इंडियन सिटीज़न बनकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूँगा कि आज को जो पार्टी है वो कल शायद नहीं आएगी और दूसरी पार्टी भी उतना ही गलत करे या उससे एक कदम ज़्यादा करे। तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से सिस्टम को अलग रखना है अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो। धन्यवाद। बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।